आज हम लोग पढ़ेंगे चीन का संविधान के राष्ट्रपति। चीन के संविधान के राष्ट्रपति का अगर अपन अध्ययन करें तो हम लोग देखते हैं कि चीन के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद गौरव, गरिमा और प्रतिष्ठा का प्रतीक बना हुआ है। यद्यपि राष्ट्रपति के पद की चाइना के संविधान के अंतर्गत इतना महत्व नहीं है, और मैं आपको बताऊं कि दूसरे और तीसरे संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति पद को समाप्त भी कर दिया गया था, लेकिन जो है चतुर्थ जो संविधान बना था इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति पद को पुनर्जीवित किया गया था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि चतुर्थ संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया गया था। लेकिन चीन की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव जो पावर्स है, वो मूल रूप से राज्य परिषद के अंतर्गत निहित है, और राज्य परिषद चीन का एक सर्वोच्च निकाय बनी हुई है। तो चीन का राष्ट्रपति एक शक्ति का प्रतीक बना हुआ है, लेकिन वास्तविक शक्तियां जो है राज्य परिषद के अंतर्गत निहित है। राष्ट्रपति के बारे में देखें, 1954 का संविधान बना था और उसके अंतर्गत राष्ट्रपति पद का जो प्रावधान किया गया था, और संविधान की धारा 8 में लिखा गया था कि राष्ट्रपति के पद के अंतर्गत जो है गणराज्य की समस्त शक्तियां निहित होगी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति पद की शक्तियां और पद समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। समय समय पर उसके अंतर्गत शक्तियों से सुशोभित मान किया गया है। नेक्स्ट आता राष्ट्रपति का निर्वाचन। चीन के नवीन संविधान के अंतर्गत हम लोग देखते हैं 1982 का जो संविधान बना है उसको हम लोग देखें, पंचम गणतंत्र का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 79 के अंतर्गत कहा गया है कि 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचित किया जाएगा, और राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करेगा। राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के बारे में देखें तो राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वे चीन का नागरिक हो, वे पागल दिवालिया नहीं हो, उसकी आयु 45 वर्ष हो, और वे सरकारी लाभ के पद पर नहीं हो, वे नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की सदस्यता रखने की योग्यता रखते हो। नेक्स्ट आता राष्ट्रपति पद की शक्तियां। देखिए, शक्तियों के बारे में देखें हम लोग चाइना के राष्ट्रपति के बारे में, तो सबसे पहला जो शक्ति का केंद्र बना हुआ है कि चाइना का जो राष्ट्रपति है एनपीसी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के अध्यादेशों को प्रभावी करता है। जो भी राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा नियम कानून बनते हैं उनको इंप्लीमेंट करने का कार्यकारी रूप से अगर किसी को पावर है तो वो एनपीसी के मूल रूप से राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। दूसरा आता है चाइना का जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है, और उसके साथ में मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और ये नियुक्ति 5 वर्ष के लिए प्रभावी होती है। नंबर 3 आता है चीन का राष्ट्रपति जो संविधान से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित जितनी भी सम्मानजनक उपाधियां है वो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति के पास में अगर किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसे फांसी की सजा दे दी गई है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उसको सर्व क्षमा माफ करने का अधिकार है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति सैनिक न्यायालय के आयोग का अध्यक्ष भी होता है, और राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा भी करता है। अर्थात जो भी चाइना के अंतर्गत कार्य होगा कार्यपालिका के नाम पर, यद्यपि वास्तविक शक्तियां राज्य परिषद के अंतर्गत निहित है, राज्य परिषद एक वहां की कैबिनेट है, लेकिन मूल रूप से नाम मात्र के रूप में शक्तियां वो राष्ट्रपति के नाम से चलती है, और इसीलिए चाइना के अंतर्गत राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया ताकि नाम मात्र की पद, गरिमा, शान, शौकत और गरिमा की दृष्टि से चीन के अंतर्गत राष्ट्रपति पद को सुशोभित मान किया गया है। नेक्स्ट आता आपका राज्य परिषद। देखिए, राज्य परिषद की अगर अपन बात करें तो चाइना के अंतर्गत आर्टिकल 85 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य परिषद केंद्रीय जन सरकार होगी, यानी कि चाइना के अंतर्गत
जो भी शासन का संचालन किया जाएगा। देखिए यहां पर दो बहुत बड़ी बातें आती है, एक स्थायी समिति आती है और एक राज्य परिषद आती है। जो स्थायी समिति है वो एनपीसी के अंतर्गत आती है और राज्य परिषद है वो वहां की केंद्रीय कार्यपालिका है, यानी कि वहां की वो कैबिनेट है। और संविधान के आर्टिकल 85 के अंतर्गत कहा गया है कि जो राज्य परिषद है वो एनपीसी एवं स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होगी। ये संविधान के अंतर्गत व्यवस्था दी गई है कि कैबिनेट है वो मूल रूप से स्थायी समिति और एनपीसी के प्रति उत्तरदायी होगी। तो जो एनपीसी है उसके अंतर्गत जो अपना जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि इसकी रचना के अंतर्गत प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्टेट काउंसलर और मंत्रालयों के विभिन्न मंत्रियों के प्रभारी मंत्री इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति द्वारा निर्देशन के बाद राष्ट्रीय जन कांग्रेस उस नाम पर विचार करती है और कोई निर्णय लेती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस विचार विमर्श करती है, लेकिन राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के अंतर्गत उस नाम की रिकमेंडेशन देता है और वही व्यक्ति जो है राज्य परिषद का अध्यक्ष होता है और उसे हम लोग प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय जन कांग्रेस की द्वारा नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट आता है राज्य परिषद का कार्यकाल। अगर अपन लोग कार्यकाल की बात करें तो राज्य परिषद का कार्यकाल राष्ट्रीय जन कांग्रेस की भांति 5 वर्ष का होता है और राज्य परिषद राष्ट्रीय जन कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मूल रूप से इसीलिए जहां तक इसके कार्यकाल का प्रश्न है, मैं आपको बताऊं कि सामान्यतया राष्ट्रीय जन कांग्रेस स्थायी समिति के बराबर ही इसका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राज्य परिषद है वो वहां की कैबिनेट के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट आता है राज्य परिषद की शक्तियां। देखिए राज्य परिषद की कैबिनेट के रूप में जो कार्य कर रही है, जो संविधान के आर्टिकल पंचम गणतंत्र के संविधान के आर्टिकल 89 के अंतर्गत लिखा गया है कि राज्य परिषद की क्या शक्तियां हैं। नंबर 1 आता है कानूनों और विज्ञप्तियों के अनुसार ये विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कार्यों का निर्धारण करती है कि कौन सा विभाग क्या काम करेगा। उनका जो डिसेंट्रलाइजेशन है कार्यों का, उसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य परिषद करेगी। नंबर 2 आता है कानून संबंधी विधेयकों को राष्ट्रीय कांग्रेस और स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करती है। राज्य परिषद इस बात का निर्णय करती है कि कौन सा कानून स्थायी समिति के पास में जाएगा, एनपीसी के पास में जाएगा। इसका अंतिम निर्णय है वो राज्य परिषद के द्वारा किया जाएगा। और इसका जो महत्वपूर्ण कार्य आता है नंबर 3 पर, वो आता है विभिन्न विभागों के अंतर्गत समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन। आपस के अंतर्गत कोई भी मतभेद हो जाता है, विवाद हो जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत ऐसा माना गया है कि मंत्रिमंडल एक साथ तैरता है और एक साथ डूबता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत, लेकिन वहां पर सिंगल पॉलिटिकल पार्टीज का शासन है, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, लेकिन विभिन्न विभागों के अंतर्गत जो समन्वय किया गया है वो जो राज्य परिषद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विभिन्न मंत्रियों और समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्य परिषद के द्वारा की जाती है और राज्य परिषद मंत्रियों को आदेश और निर्देश जारी करती है। नेक्स्ट 5 नंबर पर आता है स्थानीय समितियों के अनुपयुक्त निर्णयों और आदेशों में संशोधन करना। जो निम्न स्तर पर जो इकाइयां हैं, उन्होंने जो भी डिसीजन मेकिंग पावर लिया है उसमें अगर कोई परिवर्तन करना हो तो उसका निर्णय कौन करता है? वो वहां की राज्य परिषद करती है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं और राष्ट्रीय बजट को लागू करने का महत्वपूर्ण कार्य है, तो वहां की है राज्य परिषद का कार्य। सांस्कृतिक, शिक्षा और जो है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का संचालन भी राज्य परिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रीयताओं से संबंधित कोई भी कार्य है
तो उसका संपादन भी मैं आपको बताऊं राष्ट्रीय परिषद यानी कि राज्य परिषद के द्वारा किया जाता है। विदेशों में रहने वाले चीनियों और प्रवासियों के हितों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व भी राज्य परिषद का है। राज्य के हित की रक्षा करती है और सार्वजनिक व्यवस्था कायम करती है और नागरिक अधिकारों के हितों की रक्षा भी करती है। इसके अतिरिक्त वैदेशिक संबंधों का संचालन करना है, सशस्त्र सेनाओं का संचालन करना है, स्व शासित जिलों, तहसीलों और नगर पालिकाओं की सीमाओं का निर्धारण करना है, तो राज्य परिषद करेगी। अर्थात राज्य परिषद वहां की बहुत बड़ी कैबिनेट है और वह राष्ट्रीय कांग्रेस और स्थायी समिति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का भी संपादन करती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखें राज्य परिषद के कार्य और शक्तियों के बारे में देखें तो प्रशासनिक कार्यों का निर्धारण करना, संविधान, कानून, आज्ञप्तियों के अनुकूल निर्णय, आदेशों को जारी करना प्रमुख रूप से अगर कार्य है तो वह है उसकी राज्य परिषद का है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि बजट बनाना है, देश के अंतर्गत कानून बनाना है, उनको लागू करना है, यानी कि कैबिनेट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे उन समस्त कार्यों का संपादन एवं निर्वहन राज्य परिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा चीन की जो है न्याय व्यवस्था। देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हम जब जब अन्य देशों की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया तो आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रिटेन की शासन प्रणाली थी, अमेरिका की शासन प्रणाली थी, स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली थी। यहां पर हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में। हम लोग जब चाइना की कानून व्यवस्था का अध्ययन करें तो आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूं कि चाइना की न्याय व्यवस्था एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य नहीं करती है। फिर भी आप लोग देखिए वहां की कम्युनिस्ट शासन प्रणाली के मार्ग निर्देशन के अंतर्गत वहां पर जो है एनपीसी, स्थायी समिति, राज्य परिषद, न्याय व्यवस्था, फिर भी आज चीन विश्व की महाशक्ति बना हुआ है। उसे कोई ललकार नहीं सकता, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो पूर्व सोवियत संघ की भांति हम चीन की जो न्याय व्यवस्था के बारे में अगर अपन अध्ययन करें तो आप लोग देखेंगे कि पाश्चात्य देशों की न्याय व्यवस्था से चाइना की न्याय व्यवस्था बिल्कुल भिन्न है। और इसके पीछे मूल कारण क्या है? साम्यवादी कानून और परंपरागत कानून की धारणाओं में जो मूल रूप से महत्व दिया गया है वो वहां पर है साम्यवादी शासन व्यवस्था और साम्यवादी कानून व्यवस्था। तो पूंजीवादी राज्यों के अंतर्गत केवल कानून को महत्व दिया गया है, लेकिन आप लोगों को बताऊं साम्यवादी राज्यों में कानून का लक्ष्य सर्वहारा वर्ग के हितों का निर्धारण करना और सर्वहारा वर्ग का जो मूल रूप से उनके संरक्षण करना। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत कम्युनिस्ट देशों की शासन व्यवस्था में कानून वैधानिक नहीं होकर क्या है? राजनीतिक है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत वेस्टर्न कल्चर और जो है मूल रूप से चाइना का मैं उदाहरण दूं तो दोनों में बहुत अंतर है। चीन में न्यायालय प्रशासन से पृथक एक स्वतंत्र निकाय नहीं है, बल्कि उसकी एक क्या है? भुजा है और उसकी स्थिति प्रशासन के अन्य अंगों के बराबर है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि चीन की न्यायपालिका की निर्बल स्थिति है, दुर्बल स्थिति है, अपंग स्थिति है, अपाइज है। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि फिर भी आपको मैं बताऊं कि चीन की जो न्याय व्यवस्था है वो निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक एक पिरामिड नुमा है और उसके अंतर्गत जो न्यायालय है वो एनपीसी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है। अब मैं आपको बताता हूं चीन की न्याय व्यवस्था की विशेषताएं, चीन की न्याय व्यवस्था की क्या क्या खास बातें हैं जिन पर वो निर्भर करती है। देखिए, चीन की न्याय व्यवस्था के बारे में मैं बच्चों आपको बताऊं तो मूल रूप से चीन की जो न्याय व्यवस्था है वो कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ, इन तीन विचारधाराओं
और सिद्धांतों पर आधारित है और चीन की न्याय व्यवस्था का मूल कारण यह है कि इसके अंतर्गत मूल रूप से राजनीतिक रूप से नियुक्ति की जाती है, यानी कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। तो इसकी विशेषताओं के बारे में अगर आपको देखूं तो नंबर 1 आता है साम्यवादी वैधानिकता का सिद्धांत। देखिए, साम्यवादी वैधानिकता का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीन की जो न्याय व्यवस्था है, पश्चिमी प्रजातंत्री देशों की मान्यता यह है कि राज्य और कानून समस्त जनता के हितों की रक्षा का साधन होगा। लेकिन साम्यवादी विचारधारा के अनुसार राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसका कार्य एक विशेष प्रकार के सामाजिक संगठन की स्थापना करना, और उसके अनुसार अपन लोग देखें तो मूल रूप से राज्य के कानून राज्य की आज्ञाएं होती है और कानून का स्वरूप भी राज्य की स्वरूप के अनुसार ही होता है। इस दृष्टिकोण से कानून शक्तिशाली वर्ग की इच्छा मात्र नहीं, जिसे अधिनियम का स्तर तक दे दिया जाता है। अर्थात हम लोग चीन की कानून व्यवस्था की बात करें तो आप लोगों को बताऊं कि चीन के अंतर्गत जो भी कानूनी व्यवस्था है वो मूल रूप से राज्य के अंतर्गत निहित है और ये सारी की सारी साम्यवादी सिद्धांतों के अनुसार संचालित होती है। नंबर 2 आता है न्यायपालिका पर साम्यवादी दल का नियंत्रण। देखिए, मैंने आपको बताया था पहले भी, पूर्व के जितने भी हमने यूनिट का जो अध्यायों का अध्ययन किया, 1949 के अंतर्गत क्रांति हुई और मौत से तुंग के अंतर्गत नेतृत्व में क्रांति हुई, और आज आप लोग देखिए कि चाइना के अंतर्गत जो भी व्यवस्था बनी हुई है वो है कम्युनिस्ट शासन प्रणाली। तो कम्युनिस्ट शासन प्रणाली का न्यायपालिका के ऊपर नियंत्रण बना हुआ है और कम्युनिस्ट जो कुछ चाहते हैं वो न्यायपालिका उसको संचालित करनी है, यानी कि न्यायाधीशों का निर्वाचन भी पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि साम्यवादी दल के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट आता है लोक उत्तरदायित्व। लोक उत्तरदायित्व से मेरा तात्पर्य यहाँ यह है कि न्यायाधीशों के लिए कोई योग्यता ही निश्चित नहीं है। जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि है एनपीसी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, उनमें से ही क्या है न्यायाधीशों का निर्वाचन होता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ये जितने भी न्यायाधीश है वो जनता के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट आता है योग्यताओं का अभाव। देखिए, हम लोग जब अमेरिका का, भारत का, ब्रिटेन का अध्ययन करें तो आप लोग देखेंगे कि न्यायाधीशों के लिए निश्चित योग्यताएं, निश्चित मापदंड है और उन मापदंडों के अनुसार ही वे न्यायाधीश जो है न्यायिक निर्णय करते हैं। शासन को जो भी तर्क वितर्क उनके संविधान की भावनाओं के विपरीत कोई है तो वो शासन का मतलब पार्ट होता है। लेकिन चाइना के अंतर्गत जो है योग्यता का अभाव है, न्यायाधीश के लिए कोई योग्यता नहीं होती है और जो एनपीसी जिस व्यक्ति को चाहती है उस व्यक्ति को न्यायाधीश बना सकती है। नेक्स्ट आता है समझौते और मध्यस्थता की प्रणाली। देखिए, वहां पर एक ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी कार्य होता है तो एक मीडिएटर, एक यो ओवरब्रिज मिलाने का कार्य करते हैं और उस ओवरब्रिज में हम लोग देखते हैं कि जो मध्यस्थ है, जो ऐसा आपको कहूं पंच है, सरपंच है, ये जो आपस में जोड़ने का कार्य है, तो उनके द्वारा कुछ विवादों को आपस में न्यायपालिका बैठ करके हल भी करती है, उनका समाधान भी करती है। नेक्स्ट आता है कानूनी पेशे का समाजवादीकरण। देखिए, पैसे से भले ही कोई वकील है या न्यायपालिका है, लेकिन मूल रूप से जो चाइना के अंतर्गत न्यायपालिका जो पैसा कमाती है उसका मूल रूप से समाजवादीकरण, यानी कि कोई पैसे से, उसके पैसे से पूंजीवादी वर्ग या अमीर नहीं बन सकता, बल्कि एक ट्रस्टीशिप बनाई हुई है और उस पैसे को समाजवादीकरण कर दिया गया। नेक्स्ट आता है न्यायालयों की पिरामिड जैसी संरचना। पिरामिड नुमा का मतलब यह हुआ कि चाइना के अंतर्गत, चीन के अंतर्गत जो न्यायालय है वो पिरामिड नुमा है। यहां पर एक सर्वोच्च न्यायालय, फिर जन न्यायालय,
फिर बुनियादी न्यायालय है, फिर आपके जो छोटे छोटे प्रोक्यूरेटर का पद भी है वहां पर। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत न्यायपालिका एकात्मक शासन का प्रतीक है, ऊपर से नीचे तक बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, न्यायाधीशों का अल्प कार्यकाल। देखिए हम लोग देखते हैं भारत का, ब्रिटेन का, अमेरिका का, तो एक न्यायाधीशों का कार्यकाल बहुत अधिक लंबा है। न्यायाधीश अपने पद पर लंबी अवधि तक कार्य करते हैं, 65 वर्ष की अवधि तक, 70 वर्ष की अवधि तक, जीवन पर्यंत तक वो कार्य करते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि चाइना के अंतर्गत जो व्यवस्था दी गई है, वो एक न्यायाधीश 5 वर्ष तक कार्य करता है, लेकिन एक व्यक्ति 2 बार से अधिक कार्य नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि चीन की जो न्याय व्यवस्था है वो मूल रूप से न्यायाधीशों को अल्प अवधि के लिए न्यायाधीश नियुक्त करती है। नेक्स्ट आता है न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। देखिए हम जब संविधान की सर्वोच्चता की बात करें तो वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन पाया जाएगा। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने बात की तो संविधान की सर्वोच्चता है, और संविधान की भावनाओं के विपरीत कोई कानून पारित होता है तो उसे न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। लेकिन चाइना के अंतर्गत डिफरेंट व्यवस्था है। चाइना की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है साम्यवादी पार्टी, और वो पूरा शासन तंत्र को चलाती है, चाहे एनपीसी हो, चाहे राज्य परिषद हो, चाहे स्थायी समिति हो। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का अभाव पाया जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट आता है खुली न्यायिक कार्रवाई। देखिए किसी भी देश की शासन प्रणाली में न्यायपालिका की जो कार्रवाई होती है वो आप लोगों ने देखा होगा कि गुप्त होती है। जो भी न्यायिक निर्णय होते हैं, टीकाएं होती है, शिलालेख होते हैं, अनेक ऐसे गुप्त रखे जाते हैं, और उनके बाद उनके समय के अनुसार अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें ओपन डोर पॉलिसी के रूप में किया जाता है। लेकिन चाइना की एक खासियत है कि वहां पर जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी वो एक खुली होगी, और उसके अंतर्गत बंद कमरे में कभी नहीं होती है। तो न्यायिक प्रणाली है वो एक स्वतंत्र रूप से खुले ओपन डोर पॉलिसी के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट आता है स्थानीय भाषा में कार्य संचालन। देखिए जो स्थानीय भाषा की बात करूं मैं, चाइना एक ऐसा देश है जो अपनी चीनी भाषा को महत्व देता है, और वहाँ की जो लोकल भाषा है उसके अंतर्गत लोगों को समझने में, बोलने में, बात करने में, लिखने में आसानी रहती है। तो न्यायपालिका के अंतर्गत वही काम किया जाता है जो मूल रूप से हम लोग देखते हैं कि न्यायिक निर्णय के अनुसार जो टीकाएं होती है, जो भी आपस के अंतर्गत बातचीत होती हैं, जो तर्क वितर्क होते हैं, जो दलीलें दी जाती है, जो न्यायाधीश के समक्ष मुकदमे आते हैं, वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज के अंतर्गत संचालित करने की पूरी स्वतंत्रता है। और लास्ट आता नजीरों का प्रयोग नहीं। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, अमेरिका या भारत की बात करूं तो नजीरों का, शिलालेखों का, जो पूर्व के अंतर्गत न्यायिक निर्णय दिए गए हैं, जो शिलालेख लिखे गए हैं, उनका बराबर महत्व बना हुआ है और नजीरों को महत्व दिया गया। लेकिन चाइना एक ऐसा देश है जहां पर नजीरों को कोई महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि जो कुछ है वहां पर जो सामने आता है उसी के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया का संचालन होता है। नेक्स्ट आता है मेरा कि न्यायपालिका का संगठन। देखिए न्यायपालिका का वहां पर मैंने आपको बताया था कि पिरामिड नुमा है, और चीन की न्यायपालिका का जो संगठन बना हुआ है वो मूल रूप से हम लोग देखते हैं तो सर्वोच्च जन न्यायालय नंबर 1 पर आता है, सर्वोच्च जन न्यायालय, और नंबर 2 पर आता है स्थानीय जन न्यायालय, स्थानीय जन न्यायालय, और नंबर 3 पर आता है विशेष जन न्यायालय, विशेष जन न्यायालय, और नंबर 4 पर आता है वो आता है प्रोक्यूरेंटोरेंट, प्रोक्यूरेटोरेंट। ये एक महत्वपूर्ण पद है। 1 2 3 4 स्थानीय जन न्यायालय के अंतर्गत
छोटे छोटे बुनियादी न्यायालय भी आते हैं। तो सर्वोच्च जन न्यायालय है वो राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वोच्च जन न्यायालय होगा और वो चीन के अंतर्गत एक ही होता है सर्वोच्च जन न्यायालय, जिसके अंतर्गत राज्यों से संबंधित विवाद है, सरकार से संबंधित विवाद है या राष्ट्रीय स्तर का विवाद है, तो वो अन्य देशों के भांति भी चाइना के अंतर्गत कार्य करता है। स्थानीय जन न्यायालय प्रांतीय स्तर पर होगा, जिसे बुनियादी जन न्यायालय भी कहते हैं। ये स्वायत्त शासित क्षेत्रों में है, नगर पालिकाओं में है, स्थानीय स्तर पर है, तो ये सारा स्थानीय जन न्यायालय के रूप में कार्य करता है। विशेष जन न्यायालय क्या है? विशेष जन न्यायालय वह है जिसमें सैनिक न्यायालय, रेल से संबंधित न्यायालय, परिवहन से संबंधित न्यायालय, प्रशासन से संबंधित न्यायालय, तो विशेष जन न्यायालय के रूप में सुनवाई होती है। और प्रोक्यूरेंटोरेंट क्या है? इसके पास में बहुत अधिक अधिकार होते हैं चाइना के अंतर्गत, और ये मूल रूप से क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक नीतियों के क्षेत्र में कोई भी विवाद होता है तो प्रोक्यूरेंटोरेंट का पद होता है और वो इसकी सुनवाई होती है। तो मूल रूप से चीन की न्याय व्यवस्था के बारे में अगर अपन अध्ययन करें तो आप लोग देखेंगे कि चीन की न्याय व्यवस्था एकीकृत है, एकात्मक है, पिरामिड नुमा है और साम्यवादी दल का प्रभुत्व है। न्यायाधीशों का निर्वाचन और कार्यवाही संचालन में एनपीसी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस का प्रभाव देखा गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है। फिर भी आप लोग देखिए चीन की जो न्याय व्यवस्था है उस पर आज तक कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है। वो शासन व्यवस्था, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की परंपराएं चीनी लोगों के निवास के अनुरूप ढल चुके हैं, और इसीलिए आज हम लोग कहते हैं कि चीन की न्याय व्यवस्था भी अपने आप में चीनी शासन व्यवस्था के अनुरूप चल रही है। और जो भी न्याय व्यवस्था है वो साम्यवादी दल और उसकी एनपीसी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए चाइना के अंतर्गत जो न्याय व्यवस्था है उसका भी अपना महत्व बना हुआ है।